बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जिसमें वचन की महिमा और कर्मों के फल का सच्चा सार छिपा है। यह साखी हमें सिखाती है कि गुरु महाराज के दरबार में प्रेम, ईमानदारी और सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है और मालिक की रजा में ही सच्चा सुख है। यह उस दिव्य काल की बात है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता परमेश्वर की कृपा रामपुर की धरती पर बरसती थी। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब उस अनादि सत्पुरुष की मंशा और करुणा से ही होता है। राजा रामेश्वर और मंत्री धर्मपाल का संबंध भी उस मालिक की ही लीला थी जो बचपन की डोर से बंधकर जीवन के भक्ति मार्ग पर साथ साथ चल रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उनके जीवन का हर सुख दुख, हर मिलन और वियोग उस सद्गुरु की बनाई हुई खेल का हिस्सा है जिससे हर जीव को अपने कर्मों का लेखा जोखा समझना होता है। संगत जी, बहुत पुराने जमाने की बात है जब रामपुर की धरती पर राजा रामेश्वर का राज था। राजा रामेश्वर एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी राजसभा में कई विद्वान मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनके सबसे खास और करीबी मित्र थे उनके प्रधानमंत्री धर्मपाल। राजा रामेश्वर और धर्मपाल की मित्रता कोई साधारण नहीं थी। दोनों ने बचपन से एक साथ विद्या ग्रहण की थी। उन्होंने एक ही गुरु आचार्य युगल किशोर से शिक्षा ली थी, जो अपने समय के सबसे बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी और विद्वान माने जाते थे। वे दोनों साथ साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। उनकी दोस्ती में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। हालांकि रामेश्वर राजघराने से थे और धर्मपाल एक साधारण परिवार से, मगर दिलों में दोनों एक दूसरे के लिए बराबर का प्रेम और सम्मान रखते थे। एक सुंदर संध्या का समय था। गुलाबी गोधूली वेला में रामपुर का शाही उपवन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतार दिया हो। चारों तरफ पुष्पों की सुगंध थी। इसी शाही उपवन में राजा रामेश्वर और मंत्री धर्मपाल टहल रहे थे। दोनों के चेहरों पर संतोष और प्रसन्नता के भाव थे। राजा रामेश्वर ने अपने मित्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धर्मपाल, मेरे मित्र, कैसा अद्भुत संयोग है कि हम दोनों के जीवन में हर महत्वपूर्ण मोड़ एक साथ आया। हमने एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, एक ही दिन हमारा विवाह हुआ और देखो, आज मेरी रानी सुनैना और तुम्हारी पत्नी श्रीमती जानकी दोनों ही मां बनने वाली हैं। मंत्री धर्मपाल ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, महाराज, इसी को तो परमात्मा की लीला कहते हैं। उनकी इच्छा के आगे हम क्या हैं? लेकिन सच कहूं महाराज, इस रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। आपकी मित्रता मेरे लिए किसी महाकोश से कम नहीं। दोनों मित्र बातों में मग्न थे कि अचानक मंत्री के महल की तरफ से एक दासी हांफती हुई दौड़ी आई। उसके चेहरे पर खुशी की लहर थी। वह मंत्री धर्मपाल के पास पहुंची और सांस फूलते हुए बोली, मंत्रीवर, बधाई हो। ईश्वर की कृपा से आपके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जानकी जी और बालक दोनों कुशल से हैं। यह समाचार सुनकर मंत्री धर्मपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा रामेश्वर ने अपने मित्र को गले लगाया और बोले, शुभकामनाएं मित्र, ईश्वर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु और सफलता दे। अभी वे दोनों इसी खुशी में डूबे ही थे कि कुछ ही क्षणों बाद एक और दासी दौड़ी हुई शाही उपवन में आई। यह दासी शाही महल से आई थी। उसने राजा के सामने झुककर अदब से कहा, महाराज की सेवा में प्रणाम। ईश्वर की अपार कृपा से रानी सुनैना ने एक बेहद सुंदर और कोमल सी पुत्री को जन्म दिया है। वह पूर्णिमा के चांद की तरह हसीन है। रानी साहिबा और राजकुमारी दोनों स्वस्थ हैं। यह सुनकर राजा रामेश्वर का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने प्रभु का शुक्रिया अदा किया। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह सचमुच एक बेमिसाल संयोग था। राजा रामेश्वर ने गहरी सांस ली और मंत्री धर्मपाल की ओर मुड़कर बोले, धर्मपाल, मैं एक बात सोच रहा हूं। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत खास है। तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म हुआ और मेरे यहां पुत्री का। क्यों ना हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बना दें? मंत्री धर्मपाल ने हैरानी से पूछा, कैसे महाराज? आप किस ओर संकेत कर रहे हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि हम अभी से अपने बच्चों का संबंध पक्का कर दें। जब ये बड़े होंगे तो हम इनका विवाह कर देंगे। तुम्हारा पुत्र मेरा दामाद बनेगा और मेरी पुत्री तुम्हारी बहू। इससे हमारी मित्रता की नींव और भी मजबूत हो जाएगी। हमारी प्रीति की मिसाल सदियों तक लोग देंगे। मंत्री धर्मपाल यह सुनकर सन्न रह गए। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोले, महाराज,
ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? कहां आप एक महान राजा, राजघराने के वारिस, और कहां मैं एक साधारण मंत्री? आपकी संतान राजकुमारी है और मेरा पुत्र सिर्फ एक मंत्री का बेटा। ये संबंध तो... राजा रामेश्वर ने बीच में ही धर्मपाल की बात काटते हुए कहा, धर्मपाल, तुम मुझे सिर्फ एक राजा की तरह देख रहे हो, लेकिन मत भूलो कि मैं तुम्हारा बचपन का मित्र भी हूं। हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की दीवार है, उसी को गिराने के लिए मैं यह रिश्ता करना चाहता हूं। मेरे लिए कुल से बढ़कर मानवता और मैत्री है, और सच पूछो तो तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई दूसरा परिवार हो ही नहीं सकता। मंत्री धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। वह राजा के चरणों में झुकने लगे, लेकिन राजा ने उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया। धर्मपाल ने कहा, महाराज, आपकी यह कृपा मैं कभी नहीं भूल सकता। जब आपने निश्चय कर लिया है तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। मेरे बेटे का सौभाग्य है कि वह आपकी पुत्री का वर बनेगा। बस आपकी जो इच्छा हो वही मेरी इच्छा है। राजा रामेश्वर खुशी से बोले, तो फिर देर किस बात की मित्र? चलो आज ही हम इस शुभ समाचार का ऐलान करते हैं। पूरी रियासत में उत्सव मनाते हैं। लोगों को बताते हैं कि आज दो परिवार एक हो गए हैं। उसी शाम रामपुर के शाही महल में बड़े राजसी ठाठ बाट के साथ एक उत्सव का आयोजन किया गया। पूरा नगर दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। दरबारियों, राजा रामेश्वर अपने शाही सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बगल में मंत्री धर्मपाल भी बैठे थे। राजा ने खड़े होकर अपनी आवाज ऊंची की, यहां उपस्थित सभी सज्जनों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ईश्वर की कृपा से आज मेरे घर में एक पुत्री और मेरे सबसे करीबी मित्र और प्रधानमंत्री धर्मपाल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। मैं आज आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि जब समय आएगा तो मैं अपनी पुत्री राजकुमारी जयश्री का विवाह मंत्री धर्मपाल के पुत्र अमर से करूंगा। यह मेरा पक्का वचन है। यह घोषणा सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश थे, मगर सबने राजा के निर्णय को सराहा और दोनों परिवारों को बधाई दी। दरबार में नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां गूंज उठीं और खुशी का माहौल छा गया। उस रात के बाद राजा रामेश्वर ने आज्ञा दी कि राजकुमारी जयश्री और अमर दोनों का पालन पोषण शाही महल में ही होगा। दोनों को एक साथ बेहतरीन शिक्षा दी जाएगी। उन्हें शिष्टाचार, सदाचार, विद्या, कला, युद्ध कौशल और विश्व व्यवहार की सभी बातें सिखाई जाएंगी। समय की रफ्तार बहुत तेज होती है। महीने साल में बदलते गए और साल दशकों में। राजकुमारी जयश्री और अमर अब बच्चे नहीं रहे थे। वह यौवन की दहलीज पर कदम रख चुके थे। राजकुमारी जयश्री बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें हरिणी की तरह भोली थीं। बाल रेशम जैसे काले और लंबे थे। उसकी मुस्कुराहट में जादू था, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और साहसी भी थी। उसे काव्य का शौक था और वह सुंदर कविताएं कहती थी। अमर भी कम नहीं था। वह युवा, हृष्ट पुष्ट और वीर था। तलवारबाजी में उसका कोई जवाब नहीं था। घुड़सवारी में वह माहिर था, लेकिन बल के साथ साथ उसमें ज्ञान की रोशनी भी थी। वह कई भाषाओं का जानकार था और कठिन समस्याओं को आसानी से हल कर लेता था। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उन्हें पता था कि एक दिन उनका विवाह होगा। यह बात उनके दिलों में एक खास तरह का स्नेह और प्रेम पैदा कर गई थी। वे एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे और एक दूसरे से बातें करते वक्त उनकी आंखों में प्रेम की चमक होती थी। एक दिन की बात है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम था। रामपुर का शाही उपवन हरियाली से लहलहा रहा था। राजकुमारी जयश्री और अमर शाही उपवन में टहल रहे थे। जयश्री के हाथ में एक ग्रंथ था और वह अमर को कुछ श्लोक सुना रही थी। अमर ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में मुस्कुरा देता था। ठीक उसी वक्त राजा रामेश्वर भी उपवन में टहलने आए थे। उनके साथ एक अतिथि थे। तारापुर के राजा गजेंद्र थे। राजा गजेंद्र रामपुर के दौरे पर आए थे और राजा रामेश्वर उन्हें अपने शाही उपवन की सुंदरता दिखा रहे थे। राजा गजेंद्र की नजर जब राजकुमारी जयश्री और अमर पर पड़ी तो वह रुक गए। उन्होंने राजकुमारी की सुंदरता देखी तो हैरान रह गए। वह राजा रामेश्वर से बोले, महाराज, वह जो दो युवा हैं, हसीन लड़की और उसके साथ का युवक, वह कौन है? राजा रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह मेरी इकलौती पुत्री राजकुमारी जयश्री है और उसके साथ जो नौजवान है वह मेरे प्रधानमंत्री धर्मपाल का पुत्र और मेरा होने वाला दामाद अमर है। बचपन से ही उनका संबंध पक्का है। यह सुनकर राजा गजेंद्र के चेहरे के भाव बदल गए।
उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। वह बोले, यह मैं क्या सुन रहा हूं राजा रामेश्वर? आप अपनी राजकुमारी, अपनी इकलौती संतान का विवाह अपने मंत्री के पुत्र से करेंगे? यह तो उचित नहीं लगता। राजा रामेश्वर ने सहज भाव से कहा, इसमें हर्ज ही क्या है राजा गजेंद्र? धर्मपाल मेरा बचपन का मित्र है। वह सिर्फ मंत्री नहीं, मेरा भाई है और अमर हर लिहाज से मेरी पुत्री के योग्य है। वह शिक्षित है, वीर है, नेक है। मुझे इससे बेहतर दामाद और कोई नहीं मिल सकता। आप जैसे महान राजा की पुत्री का रिश्ता किसी शाही घराने से होना चाहिए, न कि किसी साधारण परिवार से। राजवंश को राजवंश से मिलाना चाहिए। यह तो राजकुमारी पर अन्याय है। राजा गजेंद्र की बातें सुनकर राजा रामेश्वर थोड़े सख्त हो गए। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जवाब दिया, राजा गजेंद्र, आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो फैसला मैंने लिया है वह मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जिस दिन इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, उसी दिन मैंने पूरे दरबार के सामने यह घोषणा कर दी थी। ये मेरा वचन है और राजा रामेश्वर अपना वचन नहीं तोड़ता। राजा गजेंद्र ने एक गहरी सांस ली। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, वचन तो निभाने के लिए होते हैं, यह सच है, लेकिन कभी कभी हालात बदल जाते हैं। जब आपने यह वचन दिया था तब शायद आपने सभी बातों पर गौर नहीं किया होगा। अब आप सोचिए, आपकी पुत्री एक राजकुमारी है, उसे शाही जीवन मिलना चाहिए, शाही ठाट बाट मिलना चाहिए। मंत्री का पुत्र भले ही योग्य हो, लेकिन क्या वह आपकी पुत्री को वह सब दे पाएगा जिसकी एक राजकुमारी हकदार है? राजा रामेश्वर कुछ बोलते, उससे पहले ही राजा गजेंद्र ने अपनी बात जारी रखी, और सुनिए महाराज, मैं यूं ही यह बात नहीं कह रहा। मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन प्रस्ताव है। राजा रामेश्वर ने भौहें उठाईं। कैसा प्रस्ताव? राजा गजेंद्र की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो यह पुराना रिश्ता तोड़ा भी तो जा सकता है, और मैं आपको एक नया रिश्ता देने के लिए तैयार हूं। मेरा पुत्र युवराज केशव, आपने उसके बारे में सुना होगा। वह न सिर्फ युवा और सुंदर है, बल्कि बहादुर भी है। उसने कई युद्धों में अपनी बहादुरी सिद्ध की है। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। राजा रामेश्वर चुप रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। राजा गजेंद्र ने आगे कहा, अगर आप राजकुमारी जयश्री का विवाह मेरे पुत्र युवराज केशव से कर दें तो सोचिए कितना फायदा होगा। हमारी दोनों रियासतें एक हो जाएंगी, हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। यह रिश्ता न सिर्फ दो परिवारों को जोड़ेगा, बल्कि दो राज्यों को भी मजबूत करेगा। राजवंश राजवंश से मिलेगा और इतिहास में हमारी मिसाल दी जाएगी। एक तरफ उनकी पुरानी मित्रता और वचन था, दूसरी तरफ एक बड़ा राजनीतिक फायदा। उन्होंने सोचा, वाकई दो बड़े राज्यों का रिश्ता बहुत मजबूत साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ उनकी ताकत बढ़ेगी, बल्कि उनकी बेटी को भी शाही जीवन मिलेगा। दूसरी तरफ धर्मपाल उनका पुराना मित्र था। लेकिन क्या मित्रता राज्य की भलाई से बड़ी है? राजा रामेश्वर के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। वह सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, नन राजा गजेंद्र, आपकी बात में दम है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। कैसी मुश्किल महाराज? राजा गजेंद्र ने पूछा। राजकुमारी जयश्री और अमर दोनों को बचपन से ही इस रिश्ते का ज्ञान है। वे दोनों साथ बड़े हुए हैं। अगर मैं अचानक यह रिश्ता तोड़ दूं तो अमर जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। वह इस विवाह में रुकावट डालेगा और मुझे उससे सीधे मुकाबला नहीं करना है। आखिर वह मेरे मित्र का पुत्र है। राजा गजेंद्र मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और बोले, महाराज, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इसका हल मैंने पहले ही सोच लिया है। यह तो बहुत आसान काम है। कैसे? राजा रामेश्वर ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, आप ऐसा कीजिए, अमर को कुछ दिनों के लिए किसी दूर दराज की जगह पर किसी मुश्किल काम पर भेज दीजिए। ऐसा काम जिसे पूरा करने में उसे काफी वक्त लग जाए, इतना वक्त कि वह जल्दी वापस न लौट सके, और उसकी अनुपस्थिति में आराम से राजकुमारी जयश्री और युवराज केशव का विवाह करवा दीजिए। जब तक वह वापस आएगा, विवाह हो चुका होगा। फिर वह क्या कर लेगा? राजा रामेश्वर को यह तरकीब समझदारी भरी लगी। वह धीरे से बोले, हाँ, यह सही रहेगा। यही एक रास्ता है। राजा गजेंद्र ने खुश होकर पूछा, तो फिर क्या मैं यह रिश्ता पक्का समझूं? राजा रामेश्वर ने एक पल सोचा,
उनके दिल में दोस्ती की आवाज उठी, लेकिन फायदे की आवाज ज्यादा तेज थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल पक्का समझिए राजा गजेंद्र, आज से ठीक 12 दिन बाद आप युवराज केशव की बारात लेकर रामपुर आ जाइए। तब तक मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। हम राजकुमारी जयश्री और युवराज केशव का भव्य विवाह करेंगे। बहुत खूब, राजा गजेंद्र ने खुशी से कहा। यह रिश्ता दोनों राज्यों के लिए मंगलमय साबित होगा। ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा हो। दोनों राजाओं ने हाथ मिलाए और बात पक्की कर दी। इसके बाद राजा गजेंद्र वहां से विदा हो गए। राजा रामेश्वर उपवन में अकेले खड़े रहे। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने दूर से राजकुमारी जयश्री और अमर को देखा। दोनों बेफिक्री से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। राजा रामेश्वर ने खुद से कहा, जो करना है जल्द करना होगा। अगले ही दिन सुबह राजा रामेश्वर ने अमर को अपने खस दरबार में बुलाया। अमर हाजिर हुआ और आदर से प्रणाम किया। प्रणाम महाराज, आपने बुलाया? राजा ने गंभीर आवाज में कहा। अमर, आज मैं तुझे एक बहुत अहम और मुश्किल जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है। अमर की आंखों में उत्साह चमक उठा। वह बोला, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं आपकी सेवा में सदैव हाजिर हूं। जो कार्य कहेंगे जान लगा दूंगा। राजा रामेश्वर ने कहा, देख अमर, हमारे शाही महल के सरोवर में लाल और सफेद रंग के कमल खिलते हैं। वे बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कहीं दूर नीलगिरी के जंगल में एक खास सरोवर है। उस सरोवर में नीले रंग के गुलाब खिलते हैं। नीले गुलाब, यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। मैंने कई यात्रियों से यह बात सुनी है। अमर ने हैरानी से पूछा, नीले गुलाब? यह तो वाकई अजीब बात है महाराज। राजा ने आगे कहा, हाँ अमर, और मैं चाहता हूं कि तू उस नीलगिरी के जंगल में जाए, वहां के सरोवर से नीले रंग के गुलाब तोड़ कर लाए। जब हमारे महल के सरोवर में ये नीले गुलाब खिलेंगे तो पूरे राज्य में हमारे उपवन की शोहरत होगी। ये काम आसान नहीं है अमर। नीलगिरी का जंगल बहुत दूर है, रास्ता खतरनाक है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू ये काम कर सकता है। अमर के चेहरे पर जोश आ गया। वह बोला, महाराज, ये कौन सा मुश्किल कार्य है। मैं आज ही नीलगिरी के जंगल के लिए प्रस्थान करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं जरूर नीले गुलाब लेकर आऊंगा। राजा रामेश्वर मन ही मन मुस्कुराए। उनकी चाल कामयाब हो गई थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे अमर, लेकिन ध्यान रहे, यह काम जल्दीबाजी में मत करना। नीले गुलाब बड़ी नाजुक चीज है। उन्हें तोड़ने का भी एक खास तरीका है और उन्हें यहां तक लाने में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। इसीलिए अपना पूरा वक्त लगाना, जल्दी में गलती मत करना। जी महाराज, मैं पूरी सावधानी बरतूंगा, अमर ने कहा। राजा ने उसे विदा किया। अमर ने तुरंत अपने पिताजी मंत्री धर्मपाल को यह समाचार दिया। धर्मपाल को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद राजा अमर की योग्यता आजमाना चाहते हैं। उसी दिन दोपहर में अमर ने अपना घोड़ा तैयार किया, आवश्यक सामान पैक किया और नीलगिरी जंगल की तरफ रवाना हो गया। जाने से पहले वह राजकुमारी जयश्री से मिला। जयश्री, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। महाराज ने एक खास काम दिया है, अमर ने कहा। जयश्री ने पूछा, कहां जा रहे हो? नीलगिरी के जंगल में, वहां से नीले गुलाब लाने हैं। जयश्री मुस्कुराई। नीले गुलाब? तुम जल्दी वापस आ जाना अमर, मैं प्रतीक्षा करूंगी। बस कुछ ही हफ्तों की बात है, अमर ने कहा। फिर वह घोड़े पर सवार हो गया और चल पड़ा। अमर के जाते ही राजा रामेश्वर ने अपने मन में सोचा, नादान अमर, नीलगिरी का जंगल इतना दूर है कि वहां पहुंचने में ही तुझे 15 दिन लगेंगे और वापस आने में उतना ही वक्त। तब तक तो विवाह हो चुका होगा। अब राजा रामेश्वर ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने अपनी रानी सुनैना को बुलाया। रानी सुनैना बेहद नेक और समझदार स्त्री थी। वह अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। सुनो जी, राजा ने कहा, मैंने राजकुमारी जयश्री के लिए एक नया रिश्ता तय किया है। रानी सुनैना चौंक गई। क्या कह रहे हैं आप? जयश्री का तो विवाह अमर से होना है। आपने खुद यह फैसला किया था। राजा ने जवाब दिया, वह पुराना फैसला था, अब हालात बदल गए हैं। मैंने तारापुर के राजा गजेंद्र के पुत्र युवराज केशव से जयश्री का रिश्ता पक्का कर दिया है। 12 दिन बाद विवाह होगा। रानी सुनैना की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? जयश्री का विवाह अमर से होना था। आपने सालों पहले पूरे दरबार के सामने वचन दिया था। मंत्री धर्मपाल आपके सबसे करीबी मित्र हैं। उनका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे?
राजा रामेश्वर ने सख्ती से कहा, सुनैना, वह रिश्ता हमने बिना सोचे समझे कर दिया था, जोश में आकर कर दिया था। लेकिन अब मैंने गहराई से सोचा है, मंत्री धर्मपाल और हमारी क्या बराबरी? हम राजघराने के हैं, हमारा रिश्ता भी किसी राजघराने से ही होना चाहिए। युवराज केशव से रिश्ता होने से हमारी दोनों रियासतें मजबूत होंगी। ये सिर्फ एक विवाह नहीं, ये एक राजनीतिक फैसला है। रानी सुनैना ने फिर कोशिश की, लेकिन महाराज, ये तो आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था। अब तो जया श्री और अमर बड़े हो गए हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान है। उन्हें कैसा लगेगा? राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, रानी, मुझे उपदेश मत दो। जो मैंने फैसला कर लिया है वह होकर रहेगा। राजकुमारी जयश्री का विवाह युवराज केशव से ही होगा और तुम्हें सारे इंतजाम करने होंगे। 12 दिन बाद बारात आएगी। रानी सुनैना ने देखा कि उनके पति का फैसला पक्का है। वह कुछ और कह नहीं सकी। दिल में बेहद दुख लेकर वह वहां से चली गई। उधर अमर अपने घोड़े पर तेजी से नीलगिरी की तरफ बढ़ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, लगता है महाराज मेरी योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना यह काम तो कोई सैनिक भी कर सकता था। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी नीले गुलाब लेकर आऊंगा और महाराज को खुश कर दूंगा। फिर मेरा और जयश्री का विवाह होगा। यह सोचकर वह और तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। रास्ता बहुत लंबा था। अमर कई गांवों, शहरों और जंगलों से गुजरा। कभी तपती धूप में सफर करता, कभी बारिश में भीगता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जल्द से जल्द नीले गुलाब लाना और अपनी जयश्री के पास वापस लौटना। इधर रामपुर के शाही महल में राजा रामेश्वर ने मंत्री धर्मपाल को बुलाया। सुनो मंत्रीवर, राजा ने कहा, सारी रियासत को दुल्हन की तरह सजाओ, चारों तरफ खुशी का माहौल होना चाहिए। मंत्री धर्मपाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन महाराज, यह अचानक क्यों? कोई खास अवसर है क्या? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ धर्मपाल, बहुत खास अवसर है। 12 दिन बाद राजकुमारी जयश्री का विवाह होने वाला है। मंत्री धर्मपाल की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बोले, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है महाराज। लेकिन अमर तो नीले गुलाब लाने नीलगिरी गया है, वह इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाएगा? वहां से लौटने में तो उसे कम से कम 1 महीना लग जाएगा। राजा रामेश्वर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, धर्मपाल, यह किसने कहा कि जयश्री का विवाह अमर से होगा? मंत्री धर्मपाल को लगा जैसे किसी ने उन पर वज्रपात कर दिया हो। वह हक्के बक्के रह गए। क्या कह रहे हैं आप महाराज? अमर का विवाह राजकुमारी से नहीं होगा? तुमने बिल्कुल सही सुना, राजा ने कहा। पुराना रिश्ता समाप्त। अब राजकुमारी जयश्री का विवाह तारापुर के युवराज केशव से होगा। मंत्री धर्मपाल को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना। उनका अपना बचपन का मित्र, जिसे वह भाई से बढ़कर मानते थे, आज उनके साथ छल कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज, धर्मपाल ने कांपती आवाज में कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यह तो बिल्कुल अधर्म है। आपने खुद पूरे दरबार के सामने घोषणा की थी। लोग क्या कहेंगे? हमारी मित्रता का क्या होगा? मेरे पुत्र अमर का क्या अपराध है? राजा रामेश्वर ने बेरुखी से जवाब दिया, धर्मपाल, ये सब भावनात्मक बातें हैं। मुझे अपने राज्य के बारे में सोचना है। तारापुर से रिश्ता होने से हमारी ताकत बढ़ेगी। यह एक समझदारी भरा फैसला है। मंत्री धर्मपाल ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, महाराज, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जब लोग सुनेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे। एक राजा का सबसे बड़ा खजाना उसका वचन होता है और आप अपना वचन तोड़ रहे हैं। राजा रामेश्वर को यह बात नागवार गुजरी। उनकी आंखों में गुस्सा चमका। धर्मपाल, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम भूल गए कि मैं कौन हूं? मंत्री धर्मपाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं भूला, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप कौन थे। वह रामेश्वर जो ईमानदारी और वफादारी की मिसाल था, आज कहां है? लगता है आपका विवेक नष्ट हो गया है। कल मैं भरे दरबार में आपसे इस बारे में बात करूंगा। शायद दरबारियों और सामंतों के सामने आपको अपना पुराना ऐलान याद आ जाए। यह सुनते ही राजा रामेश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाए, तू मुझे भरे दरबार में अपमानित करेगा? मेरे फैसले पर सवाल उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? इससे पहले कि धर्मपाल कुछ समझ पाते, राजा रामेश्वर ने अपनी कमर से तलवार निकाल ली। तलवार की धार सूर्य की रोशनी में चमक उठी। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? धर्मपाल चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजा रामेश्वर ने अपनी पुरानी मित्रता को भुलाकर अपने सबसे वफादार मित्र पर तलवार का जबरदस्त वार किया।
तलवार की धार धर्मपाल के सीने में उतर गई। रक्त की धार बह निकली। मंत्री धर्मपाल की आंखें फैल गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना मित्र, जिसके साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिसके साथ हर खुशी और गम बांटे, आज उन्हें मार रहा है। रामेश्वर, धर्मपाल ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। और फिर मंत्री धर्मपाल की जान निकल गई। उनका बेजान शरीर फर्श पर गिर पड़ा। राजा रामेश्वर ने अपनी खून से लथपथ तलवार को देखा। एक पल के लिए उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि धर्मपाल के शव को चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया जाए। और सुनो, राजा ने कहा, किसी को यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि क्या हुआ। सबसे यही कहना कि मंत्री धर्मपाल को अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। सैनिकों ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। जब धर्मपाल की पत्नी श्रीमती जानकी को यह खबर मिली कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो वह टूट गईं। वह रोती बिलखती रहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक यह कैसे हो गया। धर्मपाल तो स्वस्थ थे, फिर अचानक कैसे? लेकिन सच्चाई तो वही जानते थे जो उस कमरे में मौजूद थे, और वह सब राजा के वफादार थे। किसी ने भी सच नहीं बताया। कुछ ही दिनों में श्रीमती जानकी का दुख और बढ़ गया। अपने पति की मृत्यु का सदमा इतना बड़ा था कि वह उसे सह नहीं पाई। वह बीमार पड़ गईं और कुछ ही दिनों में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह अमर के माता पिता दोनों चल बसे, और अमर को इसकी खबर तक नहीं थी। वह तो अभी भी नीलगिरी के रास्ते पर था। उधर राजा रामेश्वर ने अपनी पुत्री राजकुमारी जयश्री को बुलाया। जयश्री खुशी खुशी अपने पिता के पास आई। जी पिताजी, आपने बुलाया? जयश्री ने प्यार से पूछा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जयश्री बेटी, तुम्हें एक समाचार देना है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने गंभीर क्यों हैं? जयश्री ने चिंता से पूछा। बेटी, तुम्हारा विवाह 12 दिन बाद होने वाला है। जयश्री की आंखों में खुशी की चमक आई। वह शर्माती हुई बोली, पिताजी, अमर तो अभी नीलगिरी गया है, वह इतनी जल्दी कैसे? राजा ने बीच में ही बात काटी। नहीं जयश्री, तुम्हारा विवाह अमर से नहीं होगा। जयश्री को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया। क्या मतलब? मैंने तुम्हारा रिश्ता तारापुर के युवराज केशव से तय कर दिया है। 12 दिन बाद उनकी बारात आएगी और तुम्हारा विवाह हो जाएगा। जयश्री को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरा विवाह तो अमर से होना था। आपने खुद वचन दिया था। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं अमर से प्रेम करती हूं। राजा रामेश्वर सख्त हो गए। जयश्री, ये सब भावनाओं की बातें हैं। तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह किसी युवराज से ही होना चाहिए। युवराज केशव हर तरह से तुम्हारे योग्य है। वह बहादुर है, सुंदर है और बड़े राज्य का वारिस है। जयश्री गुस्से से तिलमिला उठी। उसने पहली बार अपने पिता की बात काटते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं युवराज केशव से कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ अमर से। आप चाहे कुछ भी कर लें। राजा रामेश्वर की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जयश्री, तुम मेरे आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब यह तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अपना पिता प्यारा है या वह अमर? जयश्री रोते हुए बोली, पिताजी, यह कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे विवश कर रहे हैं। हाँ, विवश कर रहा हूं, राजा ने कहा, क्योंकि तुम ना समझ हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। 12 दिन बाद तुम्हारा विवाह युवराज केशव से होगा। बस। यह कहकर राजा रामेश्वर वहां से चले गए। जयश्री वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी सहेलियां और दासियां उसे ढांढस देने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। रानी सुनैना भी अपनी बेटी के पास आई। उन्होंने जयश्री को गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने भी तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका फैसला पक्का है, वह नहीं मानेंगे। जयश्री ने रोते हुए कहा, मां, यह कैसा जुल्म है? अमर कहां है? उसे तो खबर भी नहीं कि यहां क्या हो रहा है। रानी सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खुद भी इस फैसले से दुखी थीं, लेकिन वह अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती थीं। अगले कुछ दिन तूफानी गुजरे। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ रोशनी, फूल और खुशबू थी, लेकिन जयश्री के दिल में सिर्फ अंधेरा था। उसने कई बार सोचा कि वह महल से भाग जाए, लेकिन कहां जाए? अमर तो दूर नीलगिरी में है, और अगर वह भागी तो उसके पिता क्या करेंगे?
नहीं, वह अपने पिता को और तकलीफें नहीं दे सकती थी। आखिरकार वह दिन आ गया, 12वां दिन। तारापुर से युवराज केशव की शानदार बारात निकली। सैकड़ों घोड़े, हाथी, ऊंट और सैनिक थे। राजा गजेंद्र खुद बारात के साथ आए थे। रामपुर के दरवाजे पर बारात का भव्य स्वागत हुआ। शाही महल में बड़े समारोह के साथ विवाह की तैयारियां हो रही थीं। जयश्री को दुल्हन की तरह तैयार किया गया। लाल रंग का खूबसूरत लहंगा, सोने के आभूषण, मेहंदी और सिंदूर, सब कुछ। लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वह एक सजी हुई प्रतिमा की तरह बैठी थी। पंडित जी को बुलाया गया। विवाह का वक्त आ गया। कन्या, क्या आपको यह विवाह स्वीकार है? पंडित जी ने जयश्री से 3 बार पूछा। जयश्री चुप रही। उसके आंसू बह रहे थे। राजा रामेश्वर ने सख्त निगाहों से जयश्री को देखा। रानी सुनैना ने धीरे से अपनी बेटी के कान में कहा, बेटी, अब और कोई रास्ता नहीं है, स्वीकार है, कह दो। आखिरकार दिल में 1000 मौतें मरते हुए जयश्री ने धीरे से कहा, स्वीकार है। और इस तरह राजकुमारी जयश्री और युवराज केशव का विवाह हो गया। पूरे महल में उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजे, शहनाइयां गूंजी, लेकिन जयश्री के दिल में एक मातमी सन्नाटा था। विदाई का वक्त आया। जयश्री को विदा किया जाने लगा। वह अपनी मां से लिपट कर रोने लगी। मां, मैं नहीं जाना चाहती। जयश्री फुसफुसाई। रानी सुनैना ने उसे चूमा और कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटी। और फिर जयश्री को पालकी में बिठाकर तारापुर भेज दिया गया। राजा रामेश्वर खुश थे कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए क्या लिख रखा है। उधर अमर 8 दिन की कड़ी मेहनत और सफर के बाद नीलगिरी के जंगल पहुंच गया था। उसने वहां के सरोवर को ढूंढ निकाला। सचमुच वहां नीले रंग के गुलाब खिले हुए थे। वे बेहद खूबसूरत थे, जैसे आसमान के टुकड़े। अमर ने बड़ी सावधानी से कुछ नीले गुलाब तोड़े। उसने उन्हें एक खास पोटली में रखा ताकि वे रास्ते में खराब न हो। बस अब जल्दी से वापस रामपुर पहुंचना है, अमर ने सोचा। महाराज बहुत खुश होंगे और फिर मेरा और जयश्री का विवाह हो जाएगा। यह सोचकर वह खुशी से मुस्कुरा दिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन अमर को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में तूफान आ चुका है। उसके माता पिता चल बसे हैं और उसकी जयश्री किसी और की हो चुकी है। भाग्य ने उसके साथ बहुत बड़ा छल किया था और वह बेखबर खुशी खुशी वापस जा रहा था। अमर अपने सफर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी, जल्द से जल्द रामपुर पहुंचना और अपनी जयश्री से मिलना। नीले गुलाब उसकी पोटली में सुरक्षित थे। 7 दिन की लगातार यात्रा के बाद आखिरकार अमर रामपुर के रास्ते पर आ गया। रास्ते में उसे एक पुराना मंदिर दिखा। चलो यहां प्रभु का शुक्रिया अदा कर लूं, अमर ने सोचा। वह मंदिर की तरफ बढ़ रहा था कि मंदिर के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे एक वृद्ध संत ने उसे आवाज दी, अमर, रुक जा बेटा। अमर चौंक कर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले संत बाबा उसे देख रहे थे। संत बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? अमर ने हैरानी से पूछा। संत बाबा ने दुखी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत कुछ जानता हूं और मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। कैसी सच्चाई? अमर ने पूछा। संत बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा अमर, अब रामपुर में तेरे लिए कुछ नहीं बचा। न तेरे माता पिता हैं, न ही तेरी जयश्री। अब तू वहां जाकर क्या करेगा? यह आप क्या कह रहे हैं संत बाबा? मैं सच कह रहा हूं बेटा। जिस दिन तू रामपुर से गया उसी दिन से यह षड्यंत्र रचा गया था। राजा रामेश्वर ने तेरे पिता मंत्री धर्मपाल की हत्या कर दी और तेरी मां ने भी इस सदमे में प्राण त्याग दिए। और राजकुमारी जयश्री, उसका विवाह तारापुर के युवराज केशव से हो चुका है। अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीले गुलाबों की पोटली उसके हाथ से गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और क्रोध की आग जल उठी। राजा रामेश्वर, अमर चीखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतने निर्दयी निकलेंगे। उन्होंने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। वह तलवार की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन संत बाबा ने उसे रोक लिया। अमर, गुस्से में होश मत खो। बदला लेने से कुछ नहीं होगा। राजा रामेश्वर ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे प्रकृति देगी। अमर रोने लगा। संत बाबा, अब मैं कहां जाऊं? क्या करूं? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। संत बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, चिंता मत कर। मेरी एक कुटिया है बाहरपुर के जंगल में। तू मेरे साथ चल। वहां के एकांत में तेरे दिल को कुछ शांति मिलेगी। अमर के पास कोई और चारा नहीं था। वह संत बाबा के साथ चला गया। कुटिया में संत बाबा रोज अमर को ज्ञान की बातें सुनाते
सब्र और संयम सिखाते। लेकिन अमर का दिल मानता नहीं था। वह रोज जयाश्री और अपने माता पिता को याद करता। एक दिन संत बाबा ने कहा, अमर, तू इतना उदास क्यों रहता है? संत बाबा, मैं कितना भी कोशिश करूं, जयश्री को भूल नहीं पाता, अमर ने कहा। संत बाबा ने सोचा और बोले, तू एक काम कर, तारापुर जाकर जयश्री से एक बार मिल ले, शायद तेरे दिल को सुकून मिल जाए। लेकिन कैसे? उसके ससुराल वाले मुझे उससे मिलने देंगे? अमर ने पूछा। एक भिखारी बनकर जा और कह कि तू सिर्फ नई बहू से भीख लेगा, इस बहाने तू उससे मिल लेगा। अमर को यह बात झंझ गई। उसने भिखारी का वेश धारण किया और तारापुर के लिए निकल पड़ा। संत बाबा ने समझाया, देख अमर, वहां पहुंचकर समझदारी से काम लेना। जयश्री की बातों में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। तारापुर पहुंचकर अमर ने महल के दरवाजे पर आवाज लगाई, भगवान के नाम पर भीख दे दो। एक दासी सिक्कों से भरी थैली लेकर आई, लेकिन अमर ने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं चाहिए, मैं सिर्फ युवराज की नई पत्नी के हाथ से भीख लूंगा। दासी ने जाकर रानी जयश्री को यह बात बताई। रानी ने सोचा कि शायद यह भिखारी दुल्हन को आशीर्वाद देना चाहता है। उसने जयश्री को भीख देने भेजा। जयश्री उपवन में आई। उसके हाथ में थैली थी। अमर ने भिखारी के वेश में उसे पहचान लिया, लेकिन जयाश्री नहीं पहचान सकी। जैसे ही जयाश्री ने थैली बढ़ाई, अमर बोला, जयाश्री, मैं सिक्कों की भीख लेने नहीं आया, मैं तेरे प्रेम की भीख मांगने आया हूं। जयाश्री की आंखें खुली की खुली रह गईं। अमर, तुम? हां जयाश्री, तेरा अमर। जयाश्री रोने लगी। अमर, तुम्हें पता है क्या हुआ? तुम्हारे पिता को और मेरा विवाह? सब पता है, अमर ने कहा। चल भाग चलें यहां से। जयाश्री एक पल को खुश हुई, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं अमर, यह गलत होगा, अब मैं किसी और की हूं। अमर को अचानक संत बाबा की बात याद आई। उसने खुद को संभाला। तुम सही कह रही हो जयश्री, अब तुम पर मेरा नहीं, युवराज केशव का अधिकार है, मुझे नहीं आना चाहिए था। जयश्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, अमर, मुझे खुशी है कि तुमने राह नहीं भटकाई। अब मेरी एक गुजारिश है, तुम भी विवाह कर लो, मेरी याद में जिंदगी मत बिताना। अमर ने वादा किया और वापस संत बाबा के पास लौट आया। संत बाबा ने कहा, अब तू हाशिमपुर चला जा, वहां की राजकुमारी माधवी बहुत बुद्धिमान है, उसने घोषणा कर रखी है कि जो उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अमर हाशिमपुर गया। राजा यशपाल के दरबार में हाजिर हुआ। राजकुमारी माधवी ने अमर को एक पहेली भरी कहानी सुनाई, एक गरीब ईश्वरदास के बारे में जो अपनी भीख को अजीब तरीकों से खर्च करता था। अमर ने होशियारी से सभी सवालों के जवाब दिए। राजकुमारी माधवी खुश हो गईं। तुम सचमुच बहुत समझदार हो, राजा यशपाल ने कहा। युवक, मेरी बेटी अब तुम्हारी है। धूमधाम से अमर और माधवी का विवाह हुआ। राजा यशपाल ने अमर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अमर हाशिमपुर का राजा बन गया। उधर राजा रामेश्वर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उन्हें पक्षाघात, लकवा मार गया। कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद तड़प तड़प कर उनकी मृत्यु हो गई। उनका कोई वारिस नहीं था। पड़ोसी राजा ने मौका देखकर हमला किया और रामपुर पर कब्जा कर लिया। इस तरह राजा रामेश्वर को अपने कर्मों की सजा मिली। अमर के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। वह सुखी जीवन जीने लगा। उसने अपने माता पिता के नाम पर धर्मशालाएं और आश्रम बनवाए और इस तरह सब्र, ईमानदारी और नेकी की जीत हुई। संगत जी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।